वो मेरे पास आई थी तो मैंने उसे कहा कि हमने इसे खासा परेशान किया है। इसने जवाब दिया कि सिर्फ आपका एहसास है। फिर वो रोने लगी। उसने कहा हम यहाँ की रौनकें समेट ले जाएंगे। इसने ये भी कहा कि शकीला खुशकिस्मत है, हमारे साथ है। इसने आरज़ू की कि काश वो भी हमारे साथ रह सकती। उसने कहा कि मैं जिंदगी भर इसके साथ रहूं। मेरे ज़हन ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था, लेकिन मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। मैं ये सब कुछ तालूत को नहीं बताना चाहता था, लेकिन मेरी जुबान पे सख्ता सारे अल्फाज निकल रहे थे और तालूत हकीमाना अंदाज में गर्दन हिला रहा था। बस उसने अंगूठा उठा दिया। मेरी जुबान जैसे इसकी गिरफ्त से आजाद हो गई। मुझे एहसास था, मुझे याद था कि मैंने इसे क्या कहा है। मैंने तालूत की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था। ये अच्छी बात नहीं है, मैंने झुलाकर कहा। मैंने क्या किया है? तालूत ने मासूमियत से कहा। मैं कह चुका हूं ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात थी कि तुम दोस्ती का दावा भी करते हो और अपनी बातें भी मुझसे छुपाते हो। यार तुम महमक हो। ठीक है, मुझे अफसोस है। मैं वादा करता हूँ आइंदा तुम्हारे मामलात में मुदाखलत नहीं करूंगा। तालूत मुड़ा और आगे बढ़ गया। मैं खामोश खड़ा रह गया था। फिर मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने वाकई तालूत से ज्यादती की है। मुझे ये लेजा इख्तियार नहीं करना चाहिए था, और फिर इस बेईमान से तो कुछ छुपाना भी हिमाकत है। भला इससे कोई बात छुपी रह सकती थी? मैं तेज से आगे बढ़ा, लेकिन तालूत निगाहों से ओझल हो गया था। नवाब जलालुद्दीन और तनवीर साहब खड़े हुए गुफ्तगू कर रहे थे। मैं भी इनके पास पहुंच गया। क्या ख्याल है साइमिया, वापस चलें? जैसी आपकी मर्जी। जलाल भाई कह रहे थे मैं इन्हें अपने घोड़े दिखाऊं, आप लोग पसंद करेंगे? क्यों नहीं पसंद करेंगे, मेरी बजाय नवाब जलालुद्दीन बोले। जरूर जरूर, आदिल को भी साथ ले लिया जाए। तब फिर आइए, बाकी लोग बदजोक है, घोड़ों को क्या समझेंगे। तनवीर साहब ने कहा। हम तीनों तालूत को तलाश करने लगे। तालूत दूसरे लोगों के साथ ही मिल गया था। आइए आदिल मियाँ, जरा तनवीर के घोड़े देखने चल रहे हैं। नवाब साहब ने उसे दावत दे दी। जी बेहतर, तालूत संजीदगी से बोला। फिर तनवीर साहब ने दूसरे लोगों से वही इंतजार करने के लिए कहा और तसद्दुक को साथ लेकर एक जीप की तरफ चल पड़े। तसद्दुक ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। हम चारों पीछे बैठ गए। ज्यादा फासला ना तय करना पड़ा। बाग से कुछ ही फासले पर एक इमारत में तनवीर साहब का अस्तबल था। 10-11 घोड़े थे, हाथ से सेहतमंद थे। मुझे या तालूत को भला घोड़ों की क्या पहचान। हम अगर चाहते तो एक गधे को भी डरबी का इनाम दिला सकते थे। तालूत खामा घोड़े के बारे में बकवास कर रहा था। गौ मुझसे नाराज था, लेकिन इस खुफकी का इजहार वो दूसरों पर नहीं करना चाहता था। वैसे इसका मूड शरारत का ही था। चनाचा एक मरियल से घोड़े के सामने रुक गया। ओहो नवाब साहब, उसने नवाब जलालुद्दीन को मुखातब किया। हाँ हाँ हैरियत, नवाब साहब बोले। इस घोड़े को देखा आपने? हाँ। नवाब साहब हंस पड़े। मेरा ख्याल है तनवीर ने इसे दूसरे घोड़ों का हौसला उड़ाने के लिए खरीदा है। क्या आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं नवाब साहब? तालुत ने ताजुब से कहा। अमा, तो इस हच्चर को यहाँ बांधने की वजह तुम्हारी समझ में आती है? नवाब साहब बोले। ओ भाई, ये मेरे साइज का घोड़ा है। अक्सर वो इस पर बैठकर शहसवार बनने की कोशिश करता है। न जाने बेवकूफ कहाँ से खरीद लाया। मेरे घोड़ों के साथ बांध कर इनका इहलाक भी तबाह कर रहा है। अभी बुलाता हूँ बदबख्त को, इसे खुलवाता हूँ यहाँ से। तनवीर साहब झल्लाए हुए लेजिम बोले। ताजुब है, आप दोनों हजरात की एक ही राय है। तालूत ने मुंह फाड़ कर कहा। क्या कहना चाहते हो भाई? नवाब जलालुद्दीन बोले। माफ कीजिए नवाब साहब, आप इस घोड़े को नहीं समझ सकते। तालूत मायूसी से बोला। ओहो, गोया ये भी समझने की चीज है। जी हाँ, शायद अपनी नस्ल का ये आखिरी घोड़ा है। बहुत खूब। नवाब साहब हंस पड़े। आप हंस रहे हैं? मैं कहता हूँ मालूम कीजिए साइज से कि ये इसने कहाँ से हासिल किया। तालूत इंतहाई संजीदगी से ये तमाम बातें कर। अमा, कोई छोड़ गया होगा मुसीबत समझकर। 150 रुपए दे दिए होंगे इसने। क्यों तनवीर? नवाब जलालुद्दीन बोले। गोया रेस के लिए इसकी तरबियत भी नहीं हुई होगी, ये रेस में दौड़ेगा। नवाब साहब हंस पड़े। किबला नवाब साहब, तालूत ने होंठ बीच कर कहा। सिर्फ एक हफ्ते के लिए ये घोड़ा मेरे हवाले कर दे। इसके बाद सारे मुल्क में चैलेंज कर दे। अगर कोई इसे हरा सका ना, तो हमेशा के लिए खुद को घोड़ों का माहिर कहना छोड़ दूंगा। तालूत इंतहाई संजीदगी से बोला। है कोई इस घोड़े को हराने वाला? और फिर रेस कोर्स में अगर शमशेर दौला के घोड़े भी हो तो? तालूत के चेहरे पर बेपराह संजीदगी तारी थी, लेकिन घोड़े की हैयत देखकर उसके बारे में रेस के एक शानदार घोड़े का तस्वर करने से हंसी ना रुक सकती थी। और तालूत के अल्फाज को एक शरारत में तंज के अलावा कुछ नहीं समझा जा सकता था। लेकिन जाहिर है मैं इन अल्फाज को शरारत नहीं समझ सकता था। तालूत था। वो चाहता तो किसी गधे को भी डर भी जिता सकता था। बहरहाल दोनों बुजुर्गों की समझ में नहीं आ रहा था कि इस दिलचस्प बात को हकीकत समझे या मजाक, लेकिन तालूत की बेपनाह संजीदगी भी इन्हें उलझा रही थी। फिर क्या बात है? क्या मुझे इसकी तरबियत की इजाजत मिल जाएगी? फिर क्या ख्याल है? क्या मुझे इसकी तरबियत की इजाजत मिल जाएगी? चंद मिनट के बाद तालूत ने पूछा। ओहो, इसमें पूछने की क्या बात है, न सिर्फ ये बल्कि सारे घोड़े आपकी नजर आदिल मियाँ। तनवीर साहब ने जवाब दिया। नहीं, मुझे सिर्फ ये कीमती घोड़ा दरकार है। हाँ, जरा इस शख्स को बुलवाइए जिसके बारे में आपने फरमाया था कि उसे लाने वाला वो है। अच्छा। तनवीर साहब ने कहा। तसद्दुक को साइज को बुलाने भेज दिया। मैं नायाब घोड़े का शजरा मालूम करना चाहता हूँ। तालूत बोला। मुझे यकीन है ये किसी गधे की तुलाई तबाह का नतीजा निकलेगा। तनवीर साहब बोले और नवाब जलालुद्दीन जोरदार कहका लगाया। नवाब साहब, मुझे आप पर हैरत है। तालूत ने कहा। आप घोड़ों के सिलसिले में अच्छी खासी महारत रखते हैं, आप भी इसका मजाक उड़ा रहे हैं। घोड़ों के बारे में, सिर्फ घोड़ों के बारे में, गधों पर मैंने कोई रिसर्च नहीं की। नवाब साहब बदस्तूर हंसते हुए बोले। वैसे तनवीर, तुमने किसी को इतनी संजीदगी से मजाक करते देखा? बेहतर है नवाब साहब, मैं इस घोड़े की तरफ से हर चैलेंज कबूल करूंगा। बस अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। तालूत ने उसीले अंदाज में कहा। सब हंसते रहे। चंद मिनट के बाद साइस आ गया। उसने झुक झुक कर सलाम किया था, फिर वो एक तरफ अदब से खड़ा हो गया।
तालूत ने इसकी तरफ देखा और बोला, ये घोड़ा तुम्हारा है? जी जी सरकार, साइस ने जवाब दिया। कहाँ से हासिल किया था? मुझे इसके बारे में तफसील बताओ। तो जी सरकार, वो हमारा एक वाकफकार है रमजानी, ये का चलाता है। 3 साल से इसके पास था, इसके दाल दली का सहारा था। फिर एक दिन इसकी टांग में कुत्ते ने काट लिया और जब खराब हो गया। रमजानी से चलाता रहा, जब बिल्कुल ही ना चल सका तो वो मायूस हो गया। एक दिन इसने मुझसे कहा कि इसका जो भी मिल जाए बिकवा दूं। लंगड़ा घोड़ा कौन खरीदता साहब? मैंने 2-4 आदमियों से बात की, कोई 50 भी देने को तैयार न हुआ, मगर रमजानी की हालत खराब थी। इसके बच्चे भूखे मरने लगे। थोड़े से पैसे इसके पास थे, लेकिन इनसे वो घोड़ा नहीं खरीद सकता था। हमने उसकी मदद की सरकार, और 75 पैसे देकर इसे दे दिए। यही हम कर सकते थे। इसका काम चल गया और इसने जबरदस्ती इसे हमें दे दिया। उसने कहा कि वैसे भी वो इसे छोड़ देगा, कहाँ से खिलाएगा इस बेकार जानवर को। तो हम उसे ले आए। हमने सोचा हम इसका इलाज करें, और हमारी किस्मत से इसका जख्म ठीक हो गया। अब तो ये खूब चल लेता है सरकार। हमारा गांव थोड़ी दूर है, जब हम वहां जाते हैं तो इसी पर सवार होकर जाते हैं। साइस ने सादगी से कहा। उफ उफ, इस नायाब घोड़े की ये बेकदरी। यकीनन इसके साथ जबरदस्त नाइंसाफी हुई है। ये 3 साल तक यके में जुता रहा। तालूत ने कहा। नवाब साहब तनवीर साहब बेसाख्ता कह के लगा रहे थे। तुम ये घोड़ा बेचोगे साइस? तालूत ने नजरअंदाज करके पूछा। इसकी क्या हैसियत सरकार, हादम है आपके? क्या कीमत लोगे इसकी? कुछ नहीं माई बाप, ये है किस काबल? ओ बेवकूफ, इस अजीमुल मर्तबत घोड़े की तौहीन मत करो। तुम क्या जानो इसके बारे में? गरीब रमजानी को भी जबरदस्त खसारा हुआ है, लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी हैसियत मुकर्रर करता हूँ। साईं भाई, आपकी जेब में 20,000 रुपए होंगे? तालूत ने अचानक मुझसे पूछा और मैं बौखला गया। क्या? नवाब साहब तनवीर साहब भैया जुबान बोले। ओ, मैं पैसे तो नहीं लाया, मैंने जेबी टटोलते हुए कहा। आप इतने कलाश कब से हो गए साईं भाई कि आपकी जेबों में से 10-20 हजार भी ना निकले? देखिए तो सही। तालूत के लहजे में खास अंदाज था। मैंने तभी सांस लेकर जेबें टटोली, और भला मेरी जेबों में गड्डियां क्यों ना होती। मैंने वो गड्डियां निकाली और तालूत ने मेरे हाथ से उचक लिया था। ये 10,000 रुपए रमजानी को भिजवा दो। किसी गरीब की गुर्बत से नाजायज फायदा उठाना नहीं चाहिए, उसे उसके माल की कीमत मिलनी ही चाहिए। आदल, तनवीर साहब बेचैनी से बोले। और ये 10,000 तुम्हारे। मेरा ख्याल है घोड़े की खिदमत करके उसे ठीक करने का ये मुआवजा कम नहीं है। तालूत ने तनवीर साहब के एहतजाज पर तवज्जो दिए बगैर कहा। साइस का रंग फक हो गया था, इसके हाथ पांव कांपने लगे थे। इसने इस अंदाज में एक एक की शक्ल देखी जैसे ये सब इसका मजाक उड़ाने आए हो। क्यों, क्या ये रकम कम महसूस हो रही है? फिर तुम बता दो भाई, क्या लोगे? तालूत साइस से बोला। आदल मियां, ये गलत है। नहीं नहीं, ये गलत है। घोड़ा आपकी नजर किया जा चुका है, बरकरम पैसे वापस ले लें। तनवीर साहब ने आगे बढ़कर मदाहलत की। ओ गोया, आपको ये सौदा मंजूर नहीं है। तालूत बोला। सौदे का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये रकम मैं इसे इसी कीमत पर खरीदूंगा। अगर आपने कोई दूसरा तरीका इख्तियार किया तो मैं इसे कबूल नहीं कर सकूंगा। माफ कीजिए, मुझे हमेशा ये एहसास रहेगा कि ये घोड़ा बेहैसियत है। लेकिन सुने तो सही, इसने से 75 रुपए में खरीदा है। ये इसकी हमाकत है, मेरी नहीं। अच्छा, आपकी तरफ से मैं इसे अदायगी कर दूंगा। एक ही बात है तनवीर साहब, बराकरम इस मामले में मुदाखलत न करें। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, और शायद आप नाराज हो गए। ये ठीक है, मुझे आपके इस्तबल में आके खरीदो फरोख्त नहीं करनी चाहिए थी। खैर सुनो, इस बार इसने साइज को मुखातिब किया। अगर तुम ये घोड़ा इस कीमत पर फरोख्त करना चाहो तो यहाँ से बाहर आकर मुझसे बात कर सकते हो। तनवीर, नवाब जलालुद्दीन ने मुदाखलत की। जी भाई साहब, जो हो रहा है होने दो, खुशी से होने दो। लेकिन भाई साहब, क्या ये इस घोड़े की कीमत है? साइम भाई, तालुक ने मुझे पुकारा। फरमाइए। एक गड्डी और होगी? यकीनन। मैंने जेब में हाथ डालकर एक गड्डी और निकाल ली। 15,000 दोनों के। अब तो ठीक है तनवीर साहब। तनवीर, मैं कहता हूँ मुदाखलत मत करो। नवाब जलालुद्दीन बोले। शहजादों को जो चीज पसंद आती है उसे शायाने शान कीमत अदा करके ही खरीदते हैं। ले लो मियाँ, ये रकम ले लो, लेकिन रमजानी को 15,000 आज ही पहुंच जाने चाहिए। इसे मालूम कर लिया जाएगा। नवाब जलालुद्दीन बोले। और तनवीर साहब खामोश हो गए। नोट लेते हुए साइस बुरी तरह कांप रहा था। तब तालुक ने कहा, हाँ, आपसे एक रियायत जरूर तलब करूंगा तनवीर साहब। हाँ हाँ जरूर। तनवीर साहब हंसी फंसी आवाज में बोले। ये घोड़ा यहाँ पर ही रहेगा, मैं यहाँ आकर ही इसकी तरबियत करूंगा और इसे आइंदा रेस के लिए तैयार करूंगा। जरूर जरूर, इसमें पूछने की क्या बात है। तो भाई आज से तुम इसकी खुसूसी निगरानी करोगे, इसके लिए जो ग़िज़ा मैं तजवीज़ करूं इसे बाकायदगी से दोगे। तालूत साइज से बोला। साइज की तो आवाज ही बंद हो गई थी। आइए नवाब साहब चलें। तालूत ने कहा। सब चल पड़े। तनवीर साहब बेहद संजीदा हो गए थे। रास्ते में नवाब जलालुद्दीन ने इनकी शक्ल देखी, हंस पड़े। क्या हो गया तनवीर? उन्होंने मज़क्का हैज अंदाज में पूछा। कुछ नहीं भाई साहब। मियाँ अहमक हो निरे। नवाब साहब बोले। क्या तुमने सुना नहीं कि साइज ने क्या कहा था? क्या? तनवीर साहब चौंक कर बोले। उसने कहा था रमजानी के पास दूसरा घोड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और इसके बच्चे भूखे मारे थे। क्या 15,000 से इसकी जिंदगी नहीं सुधर जाएगी? क्या तुम्हारा साइज इस रकम से अपने सारे दुख दूर नहीं कर लेगा? क्या तुम्हारे ख्याल से मैं अहमक हूँ, बिला वजह लोगों के गुन गाता रहता हूँ? खुदा की कसम, मैंने इन लोगों के साथ जो किया इस पर जिंदगी भर शर्मिंदा रहूंगा। तनवीर साहब ने जज्बाती लहजे में कहा। आप ज्यादा करें नवाब साहब। तालूत ने मुदाखलत की। क्या आदिल मियाँ, ये गुफ्तगू करके आप मेरे अजीमुल मर्तबत घोड़े की तौहीन कर रहे हैं। ओ माफी चाहता हूँ। नवाब साहब हंसते हुए बोले। तनवीर साहब भी थकी थकी सी हंसी हंस रहे थे। हम वापस इस जगह पहुंच गए जहां से चले थे। तमाम लोग हमारे मुंतजिर थे और बोर हो रहे थे। बहरहाल वापसी का प्रोग्राम बना और इस तरह ये दिलचस्प पिकनिक खत्म हो गई। लेकिन हमारी मौजूदगी और नवाब साहब के आ जाने से हर वक्त कह के गूंजते रहते थे, पिकनिक की जगह हो या घर,
दिलचस्प प्रोग्राम बनते रहते, खास तौर पर जब से अफशा से मेरी बात हुई थी। न जाने क्यों मेरा दिल भी यहाँ लगने लगा था। हालांकि मेरी कैफियत से बखूबी वाकिफ है, दुनिया की सारी दिलचस्पियां हासिल हो चुकी थी। औरत मेरे लिए कोई चीज नहीं थी, औरत ही तो मेरी जिंदगी में कांटे बोए थे। इसके अलावा मुझे तालूत की नाराजगी का भी एहसास था। बहरहाल मैं उसे नाराज नहीं रखना चाहता था। चाचा मौका मिला, मैंने उसे घेर लिया। तो आप मुझसे नाराज हैं? मैंने पूछा। जी नहीं, तालूत मुंह फुलाकर बोला। यार वाकई नाराज हो गए? मैंने उदास लहजे में कहा। तालूत चौंक मुझे देखने लगा। उल्लू बना रहे हो? उसने कहा। नहीं तालूत, मैं तुम्हारी नाराजगी का तस्वर भी नहीं कर सकता, खुदा की कसम। दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? अगर तुम नाराज हो गए तो माफी चाहता हूँ। यकीन करो, तुम्हारे कहने से तो मैं इस हमाकत पर आमादा हो गया, वरना औरत मेरी जिंदगी में जो हैसियत रखती है तुम्हें मालूम है। तुम अच्छी तरह जानते हो तालूत कि औरत ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया था। जेल में सड़ रहा होता या फिर फांसी पा चुका होता, मेरी तो पूरी जिंदगी ही दूसरों के सहारे है। अगर तुम मुझे ना संभाल लेते तो औरत मुझे कहाँ पहुंचा चुकी होती। इसलिए किसी के मामले में संजीदा होने को तैयार न था। अफशा ऐसी नहीं है, मैंने कहा। मैं इस पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन तुम मेरे जख्मों का एहसास क्यों नहीं करते? मुझे एहसास है, बस यही बात ही। मैं किसी के मामले में संजीदा होना नहीं चाहता। जब यूसुफ इब्रान संजीदा हो गया तो तुम्हें भी संजीदा होना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी बात से कब इनकार किया तालुत? अगर यार ये जबरदस्ती का इश्क नहीं चलेगा, तुम्हें संजीदा होना पड़ेगा। और अगर कुछ और जख्म मिल गए तालुत तो? मेरा ख्याल है नहीं मिलेंगे। खुदा की कसम, वो लड़की बहुत अच्छी है। हाँ मुझे एहसास है। तो फिर तो हम बात को ज़हन से निकाल दो, पूरे दिलजमी से इश्क करो। इश्क की जिंदगी है, इश्क की खुदा है। इश्क इश्क सिर्फ इश्क, बाकी दुनिया फालतू, बेकार, बिल्कुल बेकार। कर तो लिया भाई, अब तो नाराज नहीं है। अरे मेरी जान, मैं तुझसे नाराज हो सकता हूँ? तालुत ने मुझे खींचकर सीने से लगा लिया। इसके बाद कमाल ने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, कौन है? कासत। कमाल अंदर दालों को मुस्कुराते बोला। क्या पैगाम है? किसका पैगाम है? खाने की मेज पर इंतजार हो रहा है, कमाल ने जवाब दिया। अरे खाने का वक्त हो गया, तालुत चौंकर बोला। और हम दोनों कमाल के साथ कमरे से निकल आए। यहाँ खाने पीने की मसरूफियात कुछ ज्यादा ही रहती हैं। रास्ते में तालुत ने कहा। कमाल हंसने लगा। खाने की मेज पर हमारे अलावा सब पहुंच चुके थे। नवाब साहब गैरा ने मुस्कुराते हुए हमारा खैर मकदम किया। सब दिलचस्पी से हमारी तरफ देख रहे थे। बैठो भाई, इसका तुम्हारे गधे का तस्करा हो रहा था, नवाब साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बेटे, ये दौलत क्यों लुटाते फिर? सुना है तुमने 30,000 रुपए का एक गधा खरीदा है? बड़ी अम्मा हमारी तरफ देखते हुए बोली। नहीं बड़ी माँ, वो एक मजलूम घोड़ा था। आप देखिए ना, बाज़ औक़ात आला खानदान के लोग अपनी मजबूरियों के हाथ इस कदर लाचार हो जाते हैं, खुद इन्हें अपनी आला नस्बी पर शक होने लगता है, दूसरे लोग इन्हें हाथर में नहीं लाते। अगर आप इन्हें पहचान कराकर इन्हें इनकी सही जगह दे दो तो क्या बुरी बात है? तालुत ने कहा। हरगिज नहीं, बड़ी माँ बोली। बस मैंने इस सितम रसीदा घोड़े के साथ यही किया है, तालुत ने कहा। सितम रसीदा घोड़े पर सब हंस पड़े। अफसोस आप इस घोड़े की अजमत नहीं पहचान सके, लेकिन खैर, ना घोड़ा दूर है ना मैदान। तालुत संजीदगी से बोला। सब हंसने लगे। वो तो ठीक है भाई, लेकिन तुमने मेरे हाथ से साइस निकलवा दिया। तनवीसा बोले। क्या मतलब? अरे इसकी जेब में 15,000 रुपए हैं, अब वो घोड़ों को क्या खतर में लाएगा? ये रकम उसे कहीं और से भी मिल सकती थी। क्या आप तकदीर के कायल नहीं हैं? हूँ भाई, अच्छी तरह हूँ। मैं तुमसे बहस भी नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है खाना शुरू किया जाए। तनवीर साहब ने कहा। खाना शुरू हो गया। खाते खाते मेरी निगाह अफशा की तरफ उठ गई। मेरे ज़हन में सुरूर की हल्की सी लहर दौड़ गई। अफशा मेरी तरफ ही देख रही थी। इसकी आंखों में अजीब सा खुमार था। खाना जारी रहा, फिर खत्म हो गया। सब लोग उठ गए। यहाँ के लोगों में ये उम्दा बात थी कि उम्र के तयन के साथ ही मुतय्यन कर लेते थे। हालांकि तनवीर साहब और नवाब जलालुद्दीन हम दोनों से काफी बेतकल्लफ थे, लेकिन वक्त को मद्देनजर रखते हुए जबरदस्ती हमें घुसने की कोशिश नहीं करते थे। इस वक्त भी नौजवानों को तनहा छोड़ दिया गया और हम लोग एक ग्रोह की शक्ल में जमा हो गए। हाँ तो हवा तीनों हजरात, क्या हुक्म है? अफशा ने सबकी तरफ बारी बारी देखते हुए कहा। अरे तुम्हें कौन हुक्म दे सकता है? नहीं सीमी बाजी, प्लीज बताइए, क्या मूड है पब्लिक का? किस बारे में भाई? कल के प्रोग्राम की तजदीद की जाए या कोई और प्रोग्राम है? पब्लिक की राय तो पब्लिक ही से पूछनी चाहिए भाई। मेरा तो ख्याल है आज हम लोगों ने हासी आवारा गर्दी की है, थकन भी सवारा। क्यों ना आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम को ज़हन में बसाए हुए बिस्तरों में पहुंच जाएं और इसी के ख्वाबों में सो जाए। वैसे ये इस नाचीज की जाती राय। अगर ख्वातीनों हजरात का इस पर इतफाक ना हो सके तो हादिम हर प्रोग्राम में शामिल है। एहसान ने कहा। मेरा ख्याल है एहसान साहब की राय दुरुस्त है, तालुत फौरन बोला। बस तो फिर तय, खुदा हाफिज। अफशा ने कहा। तमाम लोग एक दूसरे को शब बखैर कहकर अपने कमरों की तरफ चल पड़े। ऐसा लगता था जैसे सबकी दिली ख्वाहिश यही हो। इसकी वजह थकन ही हो सकती थी। मैं और तालुत अपने कमरे में वापस आ गए, लिबास तब्दील किया और मुसारे पर पहुंच गए। तालुत किसी ख्याल में गुम था। मैं भी खामोश लेटा रहा। काफी देर के बाद तालुत ने गर्दन उठाई। आरिफ के बच्चे बाज नहीं आओगे? हैरियत, मैंने हैरत से पूछा। दफा नहीं हो गई यहाँ से? अरे क्या हो गया तुम्हें? बात मेरी समझ में नहीं आई थी। अब तो क्या सोने के लिए मैंने सबको भगाया है? तालुत झिलाकर बोला। ए जिनजादे, बखुदा तेरी बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। तो ए आदमजाद, तू भी गौर से सुन। मैंने कोई तरबियत गाय इश्क नहीं खोली। तू जिस अनाड़ीपन का मुजाहरा कर रहा है, इससे इजहार होता है कि तूने सिर्फ लड़कियों से फ्लर्ट किया है, इश्क नहीं। और तेरे साथ लड़कियों ने जो सलूक किया ना, इसमें उनका कसूर नहीं बल्कि तेरा था। जी हाँ ठीक है, मुमकिन है ऐसा ही, लेकिन अब आप बकवास करें, क्या मकसद है? यार खुद भी गौर किया कर, दिन में शकीला से कोई खास गुफ्तगू नहीं हो सकी। ये कमबख्त लड़कियां और लड़के बड़ी खौफनाक निगाहें रखते हैं। कमबख्त दिन भर हमें ताड़ते रहते हैं। चूंकि इनके मनहूस कानों में भनक पड़ चुकी है, दर्जनों बार उन्होंने मुझे और शकीला को तन्हाई का मौका दिया और खुद ताक में रहे कि हमारी गुफ्तगू सुन सके, लेकिन बहरहाल तेरा यार इतना अहमक भी नहीं है।
اور تو یوں کہیے اس لیے یہ تقریر جاڑی جا رہی ہے. نہیں یار سمجھا کرو، بات صرف میری نہیں ہے تیری بھی ہے. الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں. میں نے جواب دیا بکواس مت کرو کہ آج ہی فیل ہو جانا چاہتے ہو. کیوں؟ کیا تمہارے خیال میں سے آسانی سے نیند آ جائے گی؟ کسے؟ افشاں کو. کیوں؟ کیا وہ بے خوابی کی مریضہ ہے؟ دیکھو یار مجھے غصہ مت دلاؤ. تمہیں چاہیے اس کے کمرے کی اگوی کھڑکی پر جاؤ، دستک دو، اسے باغ میں چلنے کی پیشکش کرو. واہ ناڑی استاد رہے نا جن کے پہلے ہی مرحلے میں مروا دو گے. کیا مطلب صاحبزادے؟ خوش نصیب ہو کے ریڈی میڈ عشق مل گیا. کچھ کوششیں کرنی پڑتی تو یقیناً منہ کی کھاتے. ارے وہ ایک شریف لڑکی ہے اور یہ حرکت قطعی غیر شریفانہ ہے. کیا سوچے گی وہ اپنے دل میں؟ میں نے کہا بس یہی سوچے گی کہ عجیب عاشق ملا ہے جو دن بھر اطمینان سے تارے گنتا ہے، رات کو آرام سے سو جاتا ہے. کچھ بھی سوچے میں ایسا نہیں کروں گا. ویسے کیا شکیلا یہاں آئے گی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ میں کوئی کچا عاشق ہوں؟ ٹھیک ہے تب میں باغ میں چلا جاتا ہوں. یار برا تو نہیں مانے گا؟ تالو جھیمتے ہوئے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا اور میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی. پھر میں کمرے سے نکل آیا. عشق و محبت کی باتیں تھی، میں درمیان میں دخل کیوں دیتا؟ چاند نہیں نکلا تھا لیکن اس کے آثار آسمان کے آخری سرے پر نمودار ہو رہے تھے اور باغ کی فضا بے خوشگوار تھی. فرت بخش ہوا کے جھونکے روح کو معطر کر رہے تھے. مجھے اس تنہائی میں بے سکون کا احساس ہوا اور ایک خوبصورت تختے کے نزدیک میں گھاس پر بیٹھ گیا. چند منٹ بیٹھا رہا پھر لیٹ گیا. نرم گھاس محمل کے فرش کی مانت تھی. محمل کے فرش کی مانت تھی. سکون، بے پناہ سکون. لیکن پھر کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر میں چونک پڑا اور جلدی سے اٹھ گیا. تاروں کی چھاؤں بھی اتنی تھی کہ کسی کو پہچانا جا سکے. افشاں کو دیکھ کر میرا دل دھڑک اٹھا. وہ کافی قریب آ چکی تھی، بے گھبرائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. میں انتہائی شرمندہ ہوں. ایسا بولی ارے ارے آئیے افشاں. کیوں آپ کیوں شرمندہ ہیں؟ میں نے آپ کے سکون میں مداخلت کی. وہ چوروں کے سے انداز میں بولی یہ آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے کہا کیا یہ کہ آپ نے مداخلت کی ہے؟ تو پھر ممکن ہے اس وقت آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور آپ غور کریں کسی کے بارے میں سوچا جائے اور وہ اچانک آ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. افشاں کئی منٹ تک کچھ نہیں بولی تو میں نے ہی کہا اب آپ اجنبی کی طرح کھڑی بھی رہیں گی؟ او معافی چاہتی ہوں. وہ میرے نزدیک بیٹھ گئی. اس کے قرب میں بڑا اعتماد اور پناہی تھی. آپ خاموش کیوں ہو گئی؟ ویسے ہی. چاندنی پسند ہے آپ کو؟ ہاں. اور تنہائی؟ نہیں. افشاں نے جواب دیا. اس کے انداز میں کسی قدر شوخی تھی. او افشاں صاحبہ جو قرب آشنا ہی نہ ہو. میں نے نہ جانے کس خیال کے تحت کر افشاں نے عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھا. اپنی طرف بڑھنے والوں کی پذیرائی ہی نہیں کی ہوگی آپ نے. اس نے ایسے سے کہا ہاں شاید کوتاہی میری ہے. عادل صاحب کی نسبت آپ سنجیدہ ہیں. بڑا جو ہوں اس سے کوئی خاص فرق نہیں محسوس ہوتا ویسے آپ دونوں میں. اب تو آپ پہچان لیتی ہیں. ہاں. افشاں نے ایک شرمگی مسکراہٹ سے کہا. میں بھی مسکرانے لگا. اس وقت میرے دل سے ساری محرومیاں دھل گئی تھیں. آپ کے جذبات میری خوش بختی ہیں افشاں، لیکن اپنی چند مجبوریوں کو مد نظر رکھ کے میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا. بصدے خوشی. افشاں نے کھلے دل سے کہا. فرض کریں میرے والدین اس کی اجازت نہ دیں؟ یہ فیصلہ آپ کریں گے؟ افشاں نے جواب دیا. فرض کریں آپ سے شادی کے بعد مجھے کلاش ہونا پڑے. میرے فیصلے پر اثر نہیں پڑے گا. میں آپ کو ہر حیثیت میں قبول کروں گی. بہت شکریہ لیکن مس افشاں خود آپ اس سلسلے میں کس قدر ثابت قدم رہیں گی؟ میں آپ کے پاس آئی ہوں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تنویر صاحب میرے والدین روشن خیال ہیں. میری پوزیشن تو خراب نہیں ہوگی. یہ میری ذمہ داری ہے. میں اسے نبھانے کی کوشش آخری سانس تک کروں گی. تب پھر مس افشاں آپ ہی بتائیں مجھے آپ سے اچھا زندگی کا ساتھی دوسرا کون ملے گا؟ جی افشاں آپ سن لیں، میں آپ کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گا. اور افشاں کے چہرے پر افشاں بکھر گئی. اس کے پلکیں بوجھل ہو کر جھک گئی. آپ سوچ سمجھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں سین صاحب؟ ہاں افشاں. آپ کی جانب سے کسی تعارض کی گنجائش ہرگز نہیں. تب مجھے دعا دے میں کامیاب ہو جاؤں. جب میں آپ سے درخواست کروں اس وقت آپ عادل بھائی کے ذریعے یا پھر نواب جلال الدین کے ذریعے ابو سے کہلوا دیں. تعمیل ہوگی. سائن صاحب. افشاں شرمائی سے اٹھ کھڑی ہوئی. ارے ارے بیٹھو افشاں. اب نہیں بیٹھ سکوں گی. اس نے سر جھکائے کہا اور ایک دم جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گئی. نہ جانے کتنی دیر میں وہاں بیٹھا رہا. وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا. پھر تالوت کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میں چونک پڑا. تالوت نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا. چند منٹ کے بعد وہ میرے قریب پہنچ کر اس کے چہرے پر کسی قدر شرمندگی کے آثار تھے. ارے تم تنہا ہی بیٹھے ہو؟ اس نے کہا. ہاں. میں مسکرا دیا. یار اس کو تو زیادتی ہوگی تمہارے ساتھ. میں نے سوچا تھا تم بھی کسی طرح اپنا کام چلا لو گے. نہیں تالوت زیادتی تو نہیں ہوئی. کیا مطلب؟ کام چل گیا تھا اور ضرورت سے زیادہ ہی چل گیا. کیا کہہ رہا ہے یار؟ صاف صاف کہہ. افشاں ابھی تھوڑی دیر قبل گئی ہے. او ویری گڈ. تیری استادی پر تو میں نے کبھی شبہ نہیں کیا. تالوت میرے کندھے پر ہاتھ مار کر نزدیک بیٹھ گیا. شکیلا چلی گئی؟ ہاں بڑا شرما رہی تھی اس بات پر کہ تم اس کی وجہ سے کمرہ چھوڑ کر فرار ہو گئے. مگر اس پر شکیلا کے ذکر کو چھوڑو. تم سناؤ کہ افشاں نے اس وقت آنے پر اعتراض نہیں کیا؟ میں نے اسے نہیں بلایا تھا. ونڈرفل. پھر خود ہی آ گئی. نیک بچی ہے. جلدی جلدی آگے بڑھو. پھر کیا ہوا؟ بہت کچھ ہو گیا تالوت. بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ ارے تالوت کا منہ حیرت سے کھل گیا اور میں نے چونک اس کی شکل دیکھی. احمق انسان غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا. چنانچہ میں نے جلدی سے کہا منہ بند کرو. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے تمہارا منہ کھل جائے. او تالوت نے گہری سانس لی. بات کو ڈرامائی انداز میں مت پیش کیا کرو. خواہ ہم منہ کا مزہ کرکرا کرا دیا. ہاں کیا بات ہوئی بتاؤ. میں نے افشاں کی پوری گفتگو تالوت کو سنا دی. تالوت خوشی سے اچھل پڑا تھا. پھر اس نے بے سختہ اچھل کر مجھے دبوچ لیا. ارے زندہ باد میرے شیر. کیا گہرا رنگ مارا ہے. پھر اب کیا تالوت؟ کا فیصلہ کیا؟ اگر زندگی کا یہ فیصلہ میں تمہارے اوپر چھوڑ دوں تالوت. میں نے اسے دیکھا تو میں فوراً تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال دوں.